Recently, on 22 July 2025, Mr. Jaideep Dhankar, the 14th Vice President of India, has become the third Indian Vice President to resign mid-term. और अगर हम उससे पहले देखें, so it was Mr. V.V. Giri in 1969 and then Mr. R. Venkataraman in 1987, who have resigned from their posts of Vice President. लेकिन पहले जो उन्होंने रिजाइन किया था, जो वीवी गिरी और आर वेंकटरमन थे, उन्होंने इसलिए रिजाइन किया था क्योंकि उन्होंने प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ना था और उसके बाद दोनों वो प्रेसिडेंट चुने भी गए थे। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अभी जो मिस्टर जयदीप धनकर है, उन्होंने जो रिजाइन किया है, इन्होंने रिजाइन किया है ऑन हेल्थ ग्राउंड्स, ऑन मेडिकल ग्राउंड्स। तो ऐसा भारतीय जो राजनीतिक इतिहास है उसमें पहली बार हुआ है कि भारत के किसी उपराष्ट्रपति ने हेल्थ ग्राउंड्स के आधार पे रेजिग्नेशन दिया हो। हालांकि अगर हम पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स की बात सुने या डिफरेंट ऑपोजिशन लीडर्स की बात सुने, तो सबके अपने अलग अलग स्पेकुलेशंस हैं इनकी रेजिग्नेशन को लेके। तो उस पॉलिटिकल डिस्कशन में हम नहीं जाएंगे, लेकिन अगर ये टॉपिक न्यूज में है, वाइस प्रेसिडेंट का टॉपिक न्यूज में है, तो जो वेरियस लीगल एस्पेक्ट हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट हैं, हम उन्हें समझने की कोशिश करते हैं, जो कि आपके लिए यूपीएससी और अदर जो स्टेट पीसीएस एग्जाम्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो डिटेल में समझते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो न्यूज में था कि जो मिस्टर जयदीप धनकर हैं, भारत के 14th वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने रिजाइन किया है साइटिंग हिज हेल्थ रीजंस। तो पहले तो अगर मैं जो 14th वाइस प्रेसिडेंट थे मिस्टर जयदीप धनकर, उनके बारे में अगर कुछ पर्सनल डिटेल उनकी अगर कुछ बताऊं, तो जो उनका करियर किस तरह से भारत में रहा है, तो पहली बात तो ये राजस्थान की जो बार काउंसिल है वहां पे भी एक सीनियर लॉयर है और साथ में सुप्रीम कोर्ट में भी वेरियस केसेस में उन्होंने जो है अलग अलग स्टेट्स को रिप्रेजेंट किया है। तो सुप्रीम कोर्ट में भी वो अपीयर होते रहे हैं एज एन एडवोकेट। तो इसके अलावा अगर उनका राजनीतिक करियर देखें, तो पहले उन्होंने जनता दल जो पार्टी थी उसे ज्वाइन किया था, उसके बाद उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी ज्वाइन किया और फाइनली उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था। और जब ये 2022 में उपराष्ट्रपति चुने गए थे, तो ये बीजेपी के ही कैंडिडेट थे, क्योंकि जब भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, तो जो भी कैंडिडेट्स होते हैं वो किसी पार्टी के कैंडिडेट्स भी हो सकते हैं या फिर वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी हो सकते हैं। तो बीजेपी के कैंडिडेट्स जो हैं, अब तक के जितने 14 वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं बीजेपी के, उसमें 3 ही कैंडिडेट रहे हैं। एक भैरव सिंह शेखावत थे, उसके बाद वेंकैया नायडू और तीसरे थे जयदीप धनकर। तो जयदीप धनकर ने अभी रिजाइन कर दिया है अपने तीसरे ही साल में, यानी कि 2022 में वो चुने गए थे और 2025 में ही उन्होंने रिजाइन कर दिया। हालांकि उनका जो कार्यकाल था वो खत्म होना था इन 2027 में। तो ये उनका जो राजनीतिक करियर है उसके बारे में हमने समझा। और साथ ही जो है, जब मिस्टर चंद्रशेखर भारत के प्रधानमंत्री थे 1990 और 1991 में, उसमें भी जो जयदीप धनकर थे उनकी मिनिस्ट्री में पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर रह चुके थे। और उसके बाद फिर वो राजस्थान से एमएलए भी चुने गए। तो अलग अलग पोस्ट में जो है वो भारत में रहे और मेनली जो उनकी पोस्ट थी वो थी 2019 से 2022 तक, 2019 से 2022 तक, जब वो वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे। और फिर मिड टर्म ही उन्होंने वहां से रिजाइन किया था, क्योंकि बाद में उन्होंने उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था एज अ बीजेपी कैंडिडेट और वो उपराष्ट्रपति जो है वो भारत से चुने गए थे 2022 में। तो ये हुई उनके जीवन के बारे में, एक उनकी जो राजनीतिक किस तरह उनका करियर रहा है। अब चलते हैं आगे। और पहले कॉन्टेक्स्ट, इस न्यूज का जो कॉन्टेक्स्ट है दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू ऑलरेडी, कि हेल्थ कंसर्न्स के आधार पे जो है उन्होंने रिजाइन किया है। तो वो भारत के ऐसे पहले उपराष्ट्रपति बने हैं जिन्होंने हेल्थ ग्राउंड्स पे रिजाइन किया हो। अब अगर कुछ आर्टिकल्स या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करें, तो देखो आर्टिकल 67A, तो 2 आर्टिकल्स हैं, ये डिफरेंस आपने याद रखना है, एक 67A है और दूसरा जो आर्टिकल है ये 67B है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि आर्टिकल 67A में जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो अपना रेजिग्नेशन रिटन में सबमिट करते हैं टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये आर्टिकल 67A है और इसी आर्टिकल के अंडर जो मिस्टर जयदीप धनकर हैं उन्होंने अपना रेजिग्नेशन इन रिटन सबमिट किया टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है, उन्हें। तो अगर हम आर्टिकल 67B की बात करें, दूसरे क्लॉज की बात करें, तो उसमें जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं उन्हें अपने रैंक से हटाया भी जा सकता है, उनका रिमूवल भी किया जा सकता है। मान लीजिए कि किसी कारण अगर उपराष्ट्रपति जो है वो अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं या संविधान का वो उल्लंघन कर रहे हैं, कोई कोई भी ऐसा प्रोविजन है, उस केस में पार्लियामेंट चाहे तो उन्हें हटा भी सकती है। तो वो रिमूवल प्रोसेस है इन आर्टिकल 67 क्लॉज बी में।
लेकिन अभी जो उन्होंने रेजिग्नेशन किया है, वॉलंटरीली अपनी मर्जी से जो उन्होंने रेजिग्नेशन किया है, ये आता है आर्टिकल 16 क्लॉज ए के अंडर। देन ये आपको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि वो भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति बन गए हैं मिड टर्म रिजाइन करने वाले। इससे पहले जो दो उपराष्ट्रपति थे, एक थे वीवी गिरी इन 1969 और दूसरे थे आर वेंकटरमन इन 1987। अगर वीवी गिरी की बात करें तो वीवी गिरी जब भारत के उपराष्ट्रपति थे, उसी समय जो जाकिर हुसैन थे वो भारत के राष्ट्रपति थे। लेकिन जाकिर हुसैन भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे हु डाइड इन हार्नेस, जिनकी अपने कार्यकाल में मृत्यु हुई। तो जब डॉक्टर जो जाकिर हुसैन थे, जब उनकी अपने टेन्योर में मृत्यु होती है, तो जो उसमें वाइस प्रेसिडेंट थे मिस्टर वीवी गिरी, वो बन जाते हैं एक्टिंग प्रेसिडेंट। तो वो एक्टिंग प्रेसिडेंट भी थे और साथ में वाइस प्रेसिडेंट भी थे। लेकिन फिर 6 महीने के अंदर प्रेसिडेंट के चुनाव करवाने होते हैं। तो जो वीवी गिरी थे, उन्हें राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था, इसलिए जो है उन्होंने फिर रिजाइन किया और बाद में वो राष्ट्रपति चुने गए। तो ये वीवी गिरी का केस था। और साथ में जो आर वेंकटरमन है, तो इन्होंने भी बाद में जो है मतलब वाइस प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा दिया था और ये भी बाद में राष्ट्रपति चुने गए थे। जब पहले ज्ञानी जैल सिंह जो है वो राष्ट्रपति थे, उसके बाद आर वेंकटरमन ये राष्ट्रपति चुने गए थे। तो डिफरेंस ये है कि पहले जो दो वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने जो रिजाइन किया था, उसके बाद वो प्रेसिडेंट चुने गए थे। लेकिन इस बार जो मिस्टर जयदीप धनखड़ हैं, उन्होंने जो रिजाइन किया, ये रेजिग्नेशन अलग है, ये हेल्थ ग्राउंड्स पे है। और इसके बाद अब फिलहाल ऐसा इनका कोई इंटेंशन नहीं है कि ये प्रेसिडेंट का चुनाव लड़े, क्योंकि हेल्थ ग्राउंड पे इन्होंने इस्तीफा दिया है। तो शायद किसी तरह का ऐसी ये पोस्ट ये ले फ्यूचर में, उसकी संभावना फिलहाल कम है। देन अब समझते हैं ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा और ऑफिस ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। देखो, पहले तो इन दो शब्दों में अंतर समझिए। एक है, मैं आपको कह रहा हूं, मिस्टर जयदीप धनखड़, वो डबल कैपेसिटी में काम कर रहे थे। एक वो भारत के उपराष्ट्रपति भी थे और साथ में वो राज्यसभा के चेयरपर्सन भी थे। तो जो भी इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट होता है, उपराष्ट्रपति होता है, वो साथ में राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन भी होता है। तो ये शब्द जो है एक्स ऑफिशियो, इसका मतलब क्या है? तो देखिए, जब भी कोई व्यक्ति किसी मेन ओहदे पे होता है, किसी मेन रैंक पे होता है, किसी मेन पोस्ट पे होता है और उस पोस्ट में होने के नाते वो किसी और पोस्ट में भी हो सकता है, तब हम उस दूसरे वाले रैंक को एक्स ऑफिशियो रैंक दे देते हैं। मतलब मिस्टर जयदीप धनखड़ जो है, वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन थे राज्यसभा के। क्यों एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन थे? बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ दिस नेशन। और अब जैसे कि वो देश के वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, तो वो साथ में अब एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन भी नहीं होंगे। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि नरेंद्र मोदी जो है भारत के प्रधानमंत्री, तो वो भारत के प्रधानमंत्री तो हैं ही, साथ में नीति आयोग के चेयरपर्सन भी हैं। लेकिन मेनली वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। उस प्रधानमंत्री होने के नाते वो साथ साथ और पोस्ट में भी हो सकते हैं, जैसे नीति आयोग के चेयरपर्सन। तो हम बोलेंगे कि नरेंद्र मोदी जो है, या भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं, वो नीति आयोग के एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन है। तो यहां पे हम एक्स ऑफिशियो शब्द जोड़ देंगे, क्योंकि वो तब तक नीति आयोग के चेयरपर्सन है जब तक वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। उसी तरह कोई भी व्यक्ति तब तक राज्यसभा का चेयरमैन होता है जब तक वो व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। तो इसलिए हम शब्द यूज कर देते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन और एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। तो अभी जैसा कि उन्होंने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दिया है जयदीप धनखड़ ने, तो साथ में ऑटोमेटिकली उनका रेजिग्नेशन हो गया है फ्रॉम द पोस्ट ऑफ चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। मींस ही इज नो लॉन्गर द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। तो अब वो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन भी नहीं है। तो इससे एक टेम्पररी गैप क्रिएट हो जाता है इन द पार्लियामेंट्री लीडरशिप। मतलब दो सदन है, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। तो लोकसभा में स्पीकर, उनके बाद डिप्यूटी स्पीकर, उसी तरह राज्यसभा में चेयरपर्सन मींस चेयरमैन, उसके बाद डिप्यूटी चेयरमैन। तो अब वो चेयरमैन नहीं है, क्योंकि उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट से इस्तीफा दे दिया है। तो जो राज्यसभा में डिप्यूटी चेयरमैन होते हैं, वही कुछ टाइम के लिए जो है वो सभा को प्रिसाइड करेंगे, राज्यसभा को प्रिसाइड करेंगे। हालांकि उन्हें चेयरपर्सन नहीं बोला जाएगा, वो डिप्यूटी चेयरपर्सन ही रहेंगे। बस वो प्रिसाइड करेंगे, जब जब राज्यसभा की मीटिंग होगी, सेशन चलेगा, आगे सीट पे वही बैठे होंगे। फिर उसके बाद जैसे ही अगले उपराष्ट्रपति चुने जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली वो बाय डिफॉल्ट राज्यसभा के चेयरमैन बन जाएंगे। तो ये एक एस्पेक्ट हुआ। और दूसरा, इसमें एक लीगल जो पहलू हमने समझना है, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट प्रोवाइड फॉर एन एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट। देखो, भारतीय संविधान में क्या है कि अगर अगर किसी राष्ट्रपति की डेथ हो जाती है, मैं राष्ट्रपति बोल रहा हूं, भारत का प्रेसिडेंट कह रहा हूं, अगर किसी प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है, या प्रेसिडेंट रिजाइन कर देते हैं, या किसी प्रेसिडेंट की इंपीचमेंट हो जाती है, उन्हें अपनी पोस्ट से निकाल देते हैं, या
कोई भी ऐसी परिस्थिति जिसमें कि राष्ट्रपति की जो सीट है उसमें वैकेंसी आ जाए, उस केस में जो देश के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाते हैं। वो 6 महीने के लिए एक्टिंग प्रेसिडेंट बन सकते हैं इन केस ऑफ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मैं वैकेंसी शब्द यूज कर रहा हूं। जब जब राष्ट्रपति की सीट में वैकेंसी आती है तो जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाते हैं फॉर मैक्सिमम 6 मंथ्स। 6 मंथ से ज्यादा वैकेंसी के केस में एक्टिंग प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हैं। पर अगर राष्ट्रपति जो है किसी कारण एब्सेंट है, अब मैं वैकेंसी शब्द यूज नहीं कर रहा हूं, अब मैं एब्सेंस शब्द यूज कर रहा हूं। किसी कारण एब्सेंस है, मान लीजिए कि भारत के राष्ट्रपति किसी तरह की उनको क्रॉनिक कोई इलनेस हो जाती है, सीरियस एलिमेंट हो जाती है और 1 साल तक उनका इलाज चलता है और 1 साल तक वो अपने ऑफिस नहीं आ पाते हैं, तो ये वैकेंसी नहीं होगी, ये एब्सेंस होगी। इस एब्सेंस के केस में वाइस प्रेसिडेंट जो है वो लंबे समय तक एक्टिंग प्रेसिडेंट रह सकता है, चाहे 2 साल लग जाए चाहे 3 साल लग जाए। जब तक प्रेसिडेंट का कार्यकाल बचा होगा तब तक उस अवधि तक, उस पीरियड तक जो है वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट रह सकते हैं। तो देखो दोनों अलग अलग केस है। एक्टिंग प्रेसिडेंट बनने के लिए 6 महीने का क्लॉज है इन केस ऑफ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और 6 महीने से ज्यादा वो एब्सेंस के केस में है, वो कितना भी समय हो सकता है जब तक उनका कार्यकाल बाकी है। तो ये तो था एक्टिंग प्रेसिडेंट। तो जिस तरह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक्टिंग प्रेसिडेंट का प्रोविजन है, जो कि वाइस प्रेसिडेंट भी एक्टिंग प्रेसिडेंट बन सकते हैं, अगर वाइस प्रेसिडेंट भी अपनी पोस्ट में नहीं है तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे, वो भी नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनेंगे। जैसे अभी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो है भारत की राष्ट्रपति हैं और जयदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो मान लीजिए आज अगर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भी इस्तीफा दे दे किसी कारण से, तो फिर राष्ट्रपति कौन बनेगा? तो राष्ट्रपति बनेगा, एक्टिंग प्रेसिडेंट बनेंगे भारत देश के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। अगर वो भी नहीं है तो फिर सीनियर मोस्ट जज। इस तरह हायरार्की में ये जो है ये एक्टिंग प्रेसिडेंट बनते हैं। तो ये तो एक्टिंग प्रेसिडेंट था, वो हमारा टॉपिक नहीं है, पर हमारा टॉपिक है वाइस प्रेसिडेंट। तो समझाने का मेरा यही मतलब है कि जिस तरह भारतीय संविधान में एक्टिंग प्रेसिडेंट का प्रोविजन है, तो सेम उसी तरह एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट का प्रोविजन नहीं है। तो जैसे अब अगर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली है तो वो खाली ही रहेगी, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट का वैसे अलग से कोई काम नहीं होता है। और अगर हम क्रिटिसिज्म की बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस का क्रिटिसिज्म ही यही होता है कि इस ऑफिस को सुपरफ्लस हाईनेस भी बोला जाता है, कि बहुत ज्यादा जो है वाइस प्रेसिडेंट का काम नहीं होता है। हाँ, वो राज्यसभा के जो सदन है उसे प्रिसाइड करते हैं, वो राज्यसभा में एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं। इसके अलावा उपराष्ट्रपति का बहुत ज्यादा काम नहीं होता है, वो बस एक्सीजेंसी या इमरजेंसी केस के लिए अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बन सकते हैं। अदरवाइज वैसे अलग से बहुत ज्यादा काम जो है वो उपराष्ट्रपति के नहीं होते हैं। तो ये हमने पढ़ा कि एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट का भारतीय संविधान में कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है। हालांकि चेयरपर्सन अब उनकी सीट खाली हो गई है, तो कुछ समय के लिए जो डिप्यूटी चेयरमैन है राज्यसभा के, वही राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में भी काम करेंगे, पर उन्हें चेयरमैन नहीं बोला जाएगा, वो बस आगे सभा को प्रिसाइड करेंगे। नेक्स्ट, इलेक्शन टू फिल दी वैकेंसी। अब देखो उनकी पोस्ट खाली हो गई है वाइस प्रेसिडेंट की, तो अब चुनाव कब होंगे इसके बारे में हमने समझना है। तो पहले तो एक प्रोविजन आप समझो कि वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952, ऐसे जो एक्ट्स हैं, क्लॉजेज हैं, आर्टिकल्स हैं, वो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहते हैं। तो ये जो वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट है 1952 का, तो इसमें ये बताया गया है, देखो एक परिस्थिति इसमें मेंशन की गई है कि अगर अगर कोई वाइस प्रेसिडेंट जो मतलब जिनका कार्यकाल पूरा हो गया है, मैं कार्यकाल की बात कर रहा हूं, उनके टेन्योर की बात कर रहा हूं, मतलब अगर जयदीप धनखड़ रिजाइन नहीं करते तो 2022 से ये अपने कार्यकाल में थे और 2027 तक इन्होंने रहना था अपने ऑफिस में, 2027 तक 2027 तक रहना था। पर अगर अगर इनका कार्यकाल खत्म हो जाता, इनका टेन्योर खत्म हो जाता, तो फिर संविधान ने बताया है कि विद इन 60 डेज जो है वो अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव करना होता है, विद इन 60 डेज ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ आउटगोइंग वाइस प्रेसिडेंट। जो वाइस प्रेसिडेंट जिनका कार्यकाल पूरा हुआ है उनके 60 दिन के अंदर नए उपराष्ट्रपति का चुनाव होना होता है। ये संविधान में क्लॉज है, ये 60 डेज का क्लॉज है। पर इस बार जो केस है वो कार्यकाल या टेन्योर पूरा होने का केस नहीं है, ये केस है मिड टर्म रेजिग्नेशन का। तो मिड टर्म रेजिग्नेशन के केस में संविधान में नहीं बताया गया है कि वैकेंसी कितने दिन में भरनी है, तो वो टाइम लाइन जो है वो स्पेसिफाई नहीं की है, टाइम लाइन स्पेसिफाई नहीं की है। और संविधान में क्या लिखा है, एक फ्रेज लिख दी है, एज सून एज पॉसिबल, कि जब भी मिड टर्म रेजिग्नेशन हो जाए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एज सून एज पॉसिबल जो है वो अगले वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव करना है। अब ये एज सून एज पॉसिबल कितना भी समय हो सकता है, वो 5 दिन भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 1 महीना भी हो सकता है, 6 महीने भी हो सकते हैं।
तो ये मेंशन नहीं किया है कि वो जल्दी से जल्दी कितना जल्दी होगा। तो ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट की विल पावर पे और साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो क्योंकि वही जो है वो चुनाव का आयोजन करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के केस में। तो चाहे प्रेसिडेंट का चुनाव हो, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हो, इसके अलावा भारत के एमपीज हो गए, राज्यसभा लोकसभा के दोनों, और एमएलएज हो गए सारी स्टेट्स के, और यूटीज के, 3 यूटीज में एमएलए भी हैं, और एमएलसी भी हो गए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। इन सब के जो इलेक्शंस हैं ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। ऑन द कॉन्ट्ररी जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन है, पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के, वो कंडक्ट करवाते हैं स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है। तो हमने समझ लिया कि 60 डेज का प्रोविजन जो है वो सिर्फ जो कार्यकाल खत्म होता है उस केस में है। हालांकि ऐसी नौबत नहीं आती है, क्योंकि पता चल जाता है कि कार्यकाल खत्म होने वाला है किसी उपराष्ट्रपति का, तो वो टेन्योर खत्म होने से पहले ही चुनाव करवा लिए जाते हैं। पर किसी परिस्थिति में अगर ऐसे चुनाव नहीं हो पाए तो फिर 60 डेज की डेडलाइन होती है। पर ऐसा मिड टर्म रेजिग्नेशन के केस में देयर इज नो फिक्स्ड टाइम फ्रेम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसलिए सीधा लिखा है कि एज सुन एज पॉसिबल, तो फिर कभी भी चुनाव हो सकते हैं। नेक्स्ट, हु कंडक्ट्स द इलेक्शन ऑफ वाइस पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि मैंने अभी बताया कि लोकल गवर्नमेंट के चुनाव को छोड़ के जितने भी भारत में इलेक्शन होते हैं वो सब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वही चुनाव कंडक्ट करवाता है। तो ये प्रोविजन और किस कहां पे ये लिखा है, ये लिखा है प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952। तो देखो, चुनाव करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो तो मेन बॉडी है ही है, लेकिन साथ में रिटर्निंग ऑफिसर भी होते हैं और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर भी होते हैं। तो रिटर्निंग ऑफिसर का क्या काम होता है कि जिस भी व्यक्ति को उपराष्ट्रपति बनना है, जब वो अपना नॉमिनेशन फाइल करते हैं तो उनके नॉमिनेशन की जांच परख करना, उसको अच्छे से देखना, डॉक्यूमेंट्स वगैरह को बढ़िया से चेक करना, नॉमिनेशन को एक्सेप्ट करना, ये काम होता है रिटर्निंग ऑफिसर का। और इसके अलावा और भी इलेक्शन के टाइम पे सेवरल प्रोविजन में जो है असिस्ट करना, वहां पे असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो भी अपना रोल अदा करते हैं। तो जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो कौन होते हैं, तो ये याद रखना है आपने। इट इज बाय कन्वेंशन। पहली बात, बाय कन्वेंशन मींस इट इज नॉट अ रूल। ये संविधान में नहीं है, ना ही रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ राज्यसभा में है, कहीं पे भी मेंशन नहीं है। ये एक कन्वेंशन है, एक ट्रेडिशन है। तो इस ट्रेडिशन के चलते क्या है, कन्वेंशन के चलते क्या है कि लोकसभा और राज्यसभा जो अलग अलग सदन है, इनके अपने अपने सेक्रेटरी जनरल होते हैं। तो रोटेशन में जैसे एक बार लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल रिटर्निंग ऑफिसर बनेंगे वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव के केस में, दूसरी बार राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल वो रिटर्निंग ऑफिसर बनेंगे। तो ये प्रोविजन आपने याद रखना है कि बाय कन्वेंशन द सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा और द राज्यसभा इज अपॉइंटेड एज द रिटर्निंग ऑफिसर फॉर द पोल ऑन अ रोटेशनल बेसिस। तो जब जब चुनाव होंगे रोटेशनल बेसिस पे ये रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। और अगर असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर की बात करें तो दो सीनियर ऑफिसर, तो वो चाहे लोकसभा से लेने हो चाहे राज्यसभा से लेने हो, कहीं से भी आ सकते हैं। कोई भी दो सीनियर ऑफिसर जो है इन्हें असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर बनाया जाता है, जो कि चुनाव में किसी न किसी तरीके से असिस्ट करते हैं। देन टेन्योर ऑफ न्यू वाइस प्रेसिडेंट। पहले तो संविधान में जो टेन्योर है वाइस प्रेसिडेंट का उसे समझ लेते हैं। भारतीय संविधान में टेन्योर मेंशन किया गया है 5 साल, जो कि मैंने बताया कि मिस्टर जयदीप धनखड़ 2022 में भारत के 14th वाइस प्रेसिडेंट चुने गए थे। इनका कार्यकाल था 2027 तक, 2027 तक 5 साल का इनका कार्यकाल था। तो जब भी कोई राष्ट्रपति भारत में चुने जाते हैं उनका जो टेन्योर है ये रहता है 5 इयर्स का। लेकिन जैसे इन्होंने मिड टर्म रिजाइन कर दिया है, इन्होंने अपने तीसरे ही साल में रिजाइन कर दिया है, तो सवाल यह है कि जो अगले वाइस प्रेसिडेंट चुने जाएंगे क्या वो रिमाइंडर पीरियड के लिए आएंगे, क्या वो सिर्फ जो 2 बचे हुए साल है उनके लिए उपराष्ट्रपति बनेंगे, या इंडिपेंडेंटली अपने 5 साल पूरे करेंगे। तो इसका आंसर है वो इंडिपेंडेंटली अपने 5 साल पूरे करेंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिमेनिंग टेन्योर ऑफ हिज प्रीडिसेसर। तो उनके जो पहले जो प्रीडिसेसर होंगे, मतलब अगले कोई भी अगर उपराष्ट्रपति बने, उनसे पहले जो उपराष्ट्रपति होंगे उनका जो बचा हुआ कार्यकाल है उससे उनको कोई मतलब नहीं है। जिस दिन वो उपराष्ट्रपति चुने जाएंगे, जिस दिन वो अपने ऑफिस की ओथ लेंगे, उस ओथ के बाद इंडिपेंडेंटली वो अपने 5 साल पूरे करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है रिगार्डिंग द टेन्योर ऑफ द न्यू वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, अब देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आर्टिकल्स हैं वाइस प्रेसिडेंट को लेकर, तो उन आर्टिकल्स को समझते हैं। जैसे आर्टिकल 63 है, यहां से वाइस प्रेसिडेंट की शुरुआत होती है। जैसे 52 से इंडियन प्रेसिडेंट की शुरुआत हो जाती है संविधान में, उसी तरह आर्टिकल 63 से वाइस प्रेसिडेंट की शुरुआत होती है। तो वाइस प्रेसिडेंट सबसे पहले तो ऑफिस ही मेंशन किया गया है, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ऑफिस में फिर इनकी
क्वालिफिकेशन वगैरह मेंशन की होती हैं। तो कौन व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति बन सकता है? संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो 4 ही क्वालिफिकेशन मेंशन की गई है। एक, वो भारत के नागरिक होने चाहिए, इंडियन सिटीजन होने चाहिए। दूसरे, मिनिमम एज उनकी 35 ईयर्स होनी चाहिए। तीसरा, उनके पास कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो एक सरकारी टीचर भी हैं और साथ में उपराष्ट्रपति भी हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो एमपी है और एमपी रह के वो चुनाव लड़ रहे हैं या एमएलए रह के चुनाव लड़ रहे हैं, तो जिस दिन वो जीत गए और जीतने के बाद जब अपनी शपथ ग्रहण करने जाएंगे तो उनको अपने एमपी या एमएलए या इस तरह का कोई राजनीतिक पद है तो उससे उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो ये आर्टिकल 63 में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और चौथी जो क्वालिफिकेशन है वो मेंशन की है कि ही और शी शुड बी क्वालिफाइड टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो देखो ये डिफरेंस है। जब हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं, प्रेसिडेंट के लिए सेम क्वालिफिकेशन है, पर ये वाली अलग है। यहां पे लिखा है प्रेसिडेंट के केस में कि ही और शी शुड बी क्वालिफाइड टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा। तो जिसको भारत का राष्ट्रपति बनना है वो लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लोकसभा का सदस्य हो, पर बनने के योग्य हो। मतलब इन फ्यूचर कोई भी क्वालिफिकेशन अगर लोकसभा का मेंबर बनने के लिए लगाई जाएंगी, वो क्वालिफिकेशन ऑटोमेटिकली प्रेसिडेंट के लिए भी एप्लीकेबल होगी। अगर ऐसी क्वालिफिकेशन है कि वही व्यक्ति लोकसभा का एमपी बन सकता है जो बैंकरप्ट ना हो, तो ये कंडीशन अपने आप राष्ट्रपति के लिए एप्लीकेबल हो जाएगी। तो जैसे प्रेसिडेंट के केस में है कि ही और शी शुड बी क्वालिफाइड टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा, उसी तरह वाइस प्रेसिडेंट के केस में है कि ही और शी शुड बी क्वालिफाइड टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो यहां राज्यसभा है कि इन फ्यूचर कोई भी क्वालिफिकेशन अगर राज्यसभा एमपी बनने के लिए लगती है, वो क्वालिफिकेशन ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाएगी फॉर द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये मेनली डिफरेंस है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में क्वालिफिकेशन को लेके। बाकी सारी क्वालिफिकेशन सेम है। ये तो मैंने 4 क्वालिफिकेशन वो बताई जो संविधान में मेंशन है। इसके अलावा इन फ्यूचर चाहे आरपीए है या कोई भी प्रेसिडेंशियल एक्ट है, उसमें कोई भी अलग क्वालिफिकेशन जो है वो एड ऑन की जा सकती है। देन आर्टिकल 64 की अगर हम बात करें तो इसमें है द वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन या चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यसभा, जो मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन किया कि जो भी वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, तो बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री, वो ऑटोमेटिकली जो है एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन भी बन जाएंगे राज्यसभा के। और जिस दिन वो वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे उस दिन वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन भी नहीं रहेंगे। बट रिमेंबर, एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें क्लॉज ये है कि वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है राज्यसभा के, ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ द हाउस। ऑन दी कॉन्ट्रेरी, जब हम लोकसभा की बात करते हैं, लोकसभा में जो स्पीकर होते हैं, स्पीकर खुद लोकसभा के मेंबर हैं। जिस दिन वो लोकसभा के एमपी नहीं रहेंगे वो स्पीकर भी नहीं रहेंगे। ऑन द कॉन्ट्रेरी, जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं वो राज्यसभा के एमपी नहीं होते हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। इसलिए कभी भी जब ज्वाइंट सिटिंग होती है, दो सदनों में किसी तरह का डेडलॉक आ जाए और जब ज्वाइंट सिटिंग होगी, तो उस ज्वाइंट सिटिंग को प्रिसाइड करता है स्पीकर। वो नहीं है तो डिप्यूटी स्पीकर, वो नहीं है तो डिप्यूटी चेयरमैन। वाइस प्रेसिडेंट जो कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है राज्यसभा के, वो उस ज्वाइंट सिटिंग को अटेंड ही नहीं करते हैं, बिकॉज ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ द हाउस। वो मेंबर ही नहीं होते हैं सदन के। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका एस्पेक्ट है। तो ये हुआ 64 आर्टिकल। देन 65 आर्टिकल की बात करें, द वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज प्रेसिडेंट और टू डिस्चार्ज हिज फंक्शंस ड्यूरिंग कैजुअल वैकेंसीज इन द ऑफिस और ड्यूरिंग एब्सेंस। देखो दोनों शब्द यूज किए गए हैं जो कि मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया। एक वैकेंसी के केस में है और दूसरा एब्सेंस के केस में है। तो भारत के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बन सकते हैं इन केस ऑफ वैकेंसी और एब्सेंस इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अगर राष्ट्रपति का ऑफिस, उसमें वैकेंसी आ जाती है, राष्ट्रपति की डेथ हो जाए, रेजिग्नेशन हो जाए, रिमूवल हो जाए, या उनका इलेक्शन वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि इलेक्शन में कुछ धांधली हुई थी, XYZ कुछ भी हो सकता है, तो किसी भी परिस्थिति में जब प्रेसिडेंट की ऑफिस में वैकेंसी आ जाए तो जो उपराष्ट्रपति हैं वो 6 महीने तक एक्टिंग प्रेसिडेंट रह सकते हैं, 6 महीने से ज्यादा नहीं। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो चीफ जस्टिस आ सकते हैं एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट, पर सिर्फ 6 महीने तक, सिर्फ 6 महीने तक। लेकिन अगर एब्सेंस है, एब्सेंस के केस में फॉर इनडेफिनिट पीरियड टिल द प्रेसिडेंट एज्यूम्स हिज चार्ज अगेन। जब तक प्रेसिडेंट वापस अपने चार्ज ना ले ले, वो किसी बीमारी से रिकवर ना हो जाए या किसी और कारण से अगर वो एब्सेंट थे, जब तक वो वापस ना जाए तब तक वाइस प्रेसिडेंट जो है एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट काम कर सकता है। तो पास्ट की अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, 1960 में जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के भारत के प्रेसिडेंट थे, और जब वो यूएसएसआर के दौरे में गए थे 1960 में, तो उसमें जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बने थे 1960 में।
और उसके अलावा 1961 में जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बीमार हो गए थे, वो किसी कारण हॉस्पिटलाइज हो गए थे, तो उसमें भी जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बने थे। तो ये तो परिस्थिति थी एब्सेंस वाली। तो अगर वैकेंसी की बात करें तो जब डॉक्टर जाकिर हुसैन जो भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने थे, जब उनकी अपने ही कार्यकाल में मृत्यु होती है, अपने टेन्योर में उनकी डेथ होती है, तो तब एक्टिंग प्रेसिडेंट बने थे वीवी गिरी। तो वही यही वीवी गिरी बाद में फिर प्रेसिडेंट भी बने थे, जो कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया। तो अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल 66। तो आर्टिकल 66 कहता है कि इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, देखो ये डिटेल्ड प्रोविजन है, ये अलग लेक्चर में स्टडी किया जा सकता है। अभी तो बस हमने रेजिग्नेशन से संबंधित जो प्रोविजन थे वो समझने थे। फिर भी मैं आपको एक बेसिक आइडिया देता हूं। इलेक्शन के लिए जो क्वालिफिकेशंस थी वो मैंने आपको बताई। साथ में जिस भी व्यक्ति को चुनाव लड़ना होता है, जिसको भी भारत को उपराष्ट्रपति बनना है, उसको अपने साथ 20 इलेक्टर एज अ प्रपोजर चाहिए होते हैं और 20 इलेक्टर एज अ सेकेंडर चाहिए होते हैं। और यहां मैं इलेक्टर शब्द यूज कर रहा हूं, तो पूरे भारत के लोग वोट नहीं करते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में, सिर्फ पार्लियामेंट के लोग वोट करते हैं। मींस लोकसभा और राज्यसभा के जितने एमपी हैं, वेदर नॉमिनेटेड और इलेक्टेड, दोनों तरह के वो वोट करते हैं। जैसे लोकसभा में देयर आर 543 एमपीज और राज्यसभा में देयर आर 245 एमपीज। तो राज्यसभा में जो 245 एमपीज हैं, इसमें 233 ये इलेक्टेड एमपीज हैं, मतलब इनडायरेक्टली इलेक्टेड ऑब्वियसली, और जो 12 हैं वो नॉमिनेटेड हैं। तो सारे एमपी जो हैं वो वोट कर सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में। इसलिए इन सभी एमपीज को मिला के, जो लगभग लगभग 788 के आसपास हो गए लोकसभा राज्यसभा मिला के, इनको बोलते हैं इलेक्टर्स। तो इन 788 लोगों में से 20 लोग होने चाहिए प्रपोजर, जो पहले फर्स्ट इंस्टेंस में सपोर्ट करें कि हाँ, हम साथ हैं इस व्यक्ति के, हम चाहते हैं ये व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति बने। और 20 बाद में सेकेंडर चाहिए, जो बाद में एग्री कर जाए कि हाँ, हम इन पहले 20 को एग्री करते हैं कि हम भी साथ देते हैं कि ये व्यक्ति जो है भारत के उपराष्ट्रपति बन जाए। तो 20 इलेक्टर्स एज प्रपोजर, 20 इलेक्टर्स एज सेकेंडर्स, ये चाहिए होते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें 50 इलेक्टर्स एज प्रपोजर एंड 50 इलेक्टर्स एज सेकेंडर चाहिए होते हैं। तो राष्ट्रपति के केस में ज्यादा क्यों है? क्योंकि राष्ट्रपति के केस में इलेक्टोरल कॉलेज बहुत बड़ा है। वहां पार्लियामेंटेरियन तो वोट करते ही हैं, पर सिर्फ इलेक्टेड वाले, इलेक्टेड एमपीज ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड एमपीज ऑफ लोकसभा, और जो स्टेट्स में विधानसभा होती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, काउंसिल नहीं, सिर्फ असेंबली, उनके भी इलेक्टेड एमएलए जो हैं वो वोट करते हैं। तो राष्ट्रपति का इलेक्टोरल कॉलेज बहुत बड़ा है, उसमें लगभग 5000 के आसपास वोटर हैं भारत में जो वोट करते हैं, एमएलए और एमपीज को मिला के। तो वहां पे प्रपोजर और सेकेंडर्स 50-50 रखे गए हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, वाइस प्रेसिडेंट के केस में टोटल वोटर ही लगभग 788 के अराउंड है, इसलिए जो प्रपोजर और सेकेंडर्स है वो सिर्फ 20-20 रखे गए हैं। और साथ में जिसको उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है, उन्हें 15,000 रुपीज जमा करने पड़ते हैं आरबीआई में फॉर सिक्योरिटी। और इन केस जितने लास्ट में वोट पड़े, अगर 1/6 वोट भी वो व्यक्ति सिक्योर नहीं कर पाया, तो इनकी सिक्योरिटी जो है वो जब्त हो जाती है। जो 15,000 रुपए दिए होंगे ये फिर कॉन्फिस्केट हो जाते हैं, वो बाद में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चले जाते हैं। तो ये 1/6 का क्लॉज है। ये प्रोविजन इसलिए रखा है कि टू कीप आउट दी नॉन सीरियस कैंडिडेट्स फ्रॉम द इलेक्शंस, क्योंकि फिर तो कोई भी व्यक्ति जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा, क्योंकि फिर तो नागरिकता भारत की चाहिए, 35 साल उम्र चाहिए, फिर तो बहुत सारे लोग होंगे। इसलिए क्लॉज जोड़ दिया कि अगर आपके पास 20 प्रपोजर, 20 सेकेंडर भी नहीं है फर्स्ट इंस्टेंस में, तो आप चुनाव कैसे ही जीतेंगे। तो इसलिए ये कंडीशन लगाई जाती है, और साथ में 15,000 रुपए का अमाउंट भी, हालांकि बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन जो फ्रिवलेस कैंडिडेट्स हैं, नॉन सीरियस कैंडिडेट्स हैं, उनको बाहर रखा जा सकता है। देन बाकी चुनाव कैसे होता है? वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है, सीक्रेट बैलेट है, पार्टी कोई व्हिप जारी नहीं कर सकती है, और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एक प्रेफरेंशियल सिस्टम होता है, वो डिटेल में किसी और समय पढ़ा जा सकता है कि जब भी कोई कैंडिडेट वोट करता है तो उसके सामने सारी प्रेफरेंसेस रहती हैं। लाइक 4 कैंडिडेट्स अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो एक एक प्रेफरेंस देनी पड़ती है कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, और बाद में वो व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा जिसके फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट लगभग 50% +1 है। अगर इतने वोट नहीं है तो फिर वो व्यक्ति उपराष्ट्रपति नहीं बनेगा। मान लीजिए 4 कैंडिडेट में चुनाव है और किसी भी व्यक्ति के जो है 50% +1 नहीं आए, तो फिर दूसरे राउंड तक मामला जाता है। फिर जिसके सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंस वोट है वो व्यक्ति कंपटीशन से बाहर हो जाएगा, और उसमें जिन्होंने सेकंड प्रेफरेंस जिसको दी होगी वो अपने आप वोट आगे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो एक डिटेल्ड प्रोसेस है, अभी जस्ट एक आइडिया दिया। इस तरह से जो है ये वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव होते हैं। और चुनाव कौन करवाता है वो पहले ही बताया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और चुनाव से संबंधित कोई भी डिस्प्यूट आ जाए, चाहे प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, चाहे वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, इनके इलेक्शन से संबंधित किसी भी तरह का डिस्प्यूट आ जाए,
सो इट इज एडजुडिकेटेड ओनली बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सिर्फ और सिर्फ भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, वही प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन डिस्प्यूट को एडजुडिकेट कर सकता है और कहीं भी जो है इसका एडजुडिकेशन नहीं होगा। देन टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। टर्म मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, टर्म जो है 5 साल है। हालांकि संविधान में 5 साल तो मेंशन किया है, पर किसी कारण अगर 5 साल पूरे हो गए और अगले उपराष्ट्रपति नहीं चुने गए, उस समय में वो कंटिन्यू कर सकते हैं, चाहे वो इमरजेंसी का प्रोविजन हो, अलग अलग कोई क्लॉज हो सकते हैं। देन नेक्स्ट, पर अगर वो खुद ही मान लीजिए इस्तीफा दे गए हैं अपना कार्यकाल पूरा होने पे, तब मैंने आपको बताया 60 डेज का प्रोविजन रहता है, 60 डेज के अंदर चुनाव करवाने होते हैं। देन 68 में टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शंस, ये आपको समझा दिया, 60 डेज का क्लॉज तो है ही है, और साथ में दूसरा भी आपको समझाया। देन 69 में ओथ और अफर्मेशन बाय दी वाइस प्रेसिडेंट। तो जब भी कोई व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, उन्हें शपथ ग्रहण करवाते हैं भारत के राष्ट्रपति। तो ये आपने ध्यान रखना है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, राष्ट्रपति जो बनते हैं उन्हें ओथ एडमिनिस्टर करवाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो राष्ट्रपति को ओथ देंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पर जो वाइस प्रेसिडेंट है उन्हें शपथ दिलवाएंगे भारत के प्रेसिडेंट। तो वो उन्हें शपथ दिलवाते हैं, और शपथ मेनली दो रहती है, ओथ दो रहती है। एक ओथ रहती है कॉन्स्टिट्यूशन की, और एक ओथ रहती है ऑफिस की। कॉन्स्टिट्यूशन की जो ओथ रहती है उसमें रहता है टू बेयर ट्रू एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि अपने भारत का जो संविधान है उसके लिए पूरी लॉयल्टी उनकी रहेगी, पूरी एलिजियंस उनकी रहेगी। और दूसरी जो ऑफिस की ओथ है उसमें रहता है टू फेथफुली डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ हिज और हर ऑफिस। जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वो अपने ऑफिस में जो भी कार्यभार उन्हें दिया जाएगा, अपने काम को बहुत ही अच्छे से करेंगे, अपने कार्य का जो निर्वहन है उसे बहुत ही अच्छे से करेंगे। तो ये दो तरह की ओथ रहती है, एक कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ रहती है, एक ओथ ऑफ ऑफिस रहती है। वाइस प्रेसिडेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति के लिए भी सेम यही रहती है। पर जब हम किसी मिनिस्टर की बात करते हैं तो ध्यान रहे, मिनिस्टर के केस में एक ऑथ ऑफ सीक्रेसी रहती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो अलग किसी टॉपिक में पढ़ा जा सकता है, पर ऑथ ऑफ सीक्रेसी इज फॉर मिनिस्टर्स ओनली। देन आर्टिकल 70, डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट्स फंक्शंस इन अदर कॉन्टीजेंसी। जो मैंने आपको बताया कि एब्सेंस है, वैकेंसी है, उस केस में राष्ट्रपति के जो रोल है वो ये निभा सकते हैं। देन 71, मैटर्स रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विद द इलेक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। वो भी हमने समझा कि किसी तरह का भी मैटर है चुनाव से संबंधित, कोई भी ऐसा मैटर है तो उस केस में ये एडजुडिकेट किया जाएगा सिर्फ और सिर्फ भारत के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये हो गए वेरियस आर्टिकल्स रिलेटेड टू द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देन रोल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो जब वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन के रूप में है तब वो क्या क्या काम करते हैं, देखो। पहला, प्रिसाइडिंग ओवर सेशन। उपराष्ट्रपति जो कि एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन है, वो राज्यसभा में जब भी आएंगे वो प्रिसाइड ही करेंगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि वो राज्यसभा में आए हैं और वो आगे मेन चेयर में नहीं बैठे हैं और वो नीचे सबके साथ बैठे हैं, ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ द हाउस। उनका बाकी लोगों के साथ बैठने का मतलब ही नहीं है। वो जब भी सदन में आएंगे वो सिर्फ प्रिसाइड ही करेंगे। तो प्रिसाइडिंग ओवर सेशन, जो भी राज्यसभा के सेशन होंगे उसमें जो उपराष्ट्रपति होते हैं, जिन्हें हम एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन भी कहते हैं, वही प्रिसाइड करते हैं। दूसरा, मेंटेनिंग न्यूट्रलिटी एंड ऑर्डर। किसी तरह का भी पक्षपात नहीं होना चाहिए, किसी तरह का भी बाइस नहीं होनी चाहिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के प्रति। और सदन का जो डेकोरम है, जो हाउस का ऑर्डर है, उसे उन्होंने मेंटेन करना है। कब हाउस को एडजर्न करना है वो डिसाइड करेंगे। कब कब जो है जब भी कोई सदन शुरू होगा उसका कोरम उन्होंने चेक करना है, 1/10 मेंबर है या नहीं है, उसके बाद ही सभा आगे चलती है। तो ये सारा उन्हीं का ही काम है। नेक्स्ट, कास्टिंग वोट इन द इवेंट ऑफ अ टाई। तो जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, जो भी आगे चेयर पे बैठते हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, हम राज्यसभा की बात कर रहे हैं तो आगे बैठेंगे वाइस प्रेसिडेंट, जिन्हें एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन बोलते हैं। तो ये जो आगे मेन चेयर में बैठे हैं, तो जब भी वोटिंग होगी पहले ये नीचे जितने लोग बैठे हैं ये सब वोटिंग करते हैं, और उसके बाद अगर वोटिंग में मान लो डेडलॉक आ गया, सपोज करते हैं 200 लोग राज्यसभा में आज मौजूद है, 100 लोगों ने हाँ में वोट किया, 100 लोगों ने ना में वोट किया, तो ये आ गया डेडलॉक, इसे बोलते हैं टाई। इस टाई के केस में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे, जो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होंगे राज्यसभा के, वो वोट करते हैं और इस वोट को बोला जाता है कास्टिंग वोट। तो ध्यान रहे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कभी भी फर्स्ट इंस्टेंस पे वोट नहीं करते हैं, वो वोट करते हैं इन केस ऑफ अ डेडलॉक और इन केस ऑफ अ टाई। टाई के केस में वोट करते हैं। देन रेफरल टू कमिटीज। सदन में बहुत सारी कमिटीज होती हैं, कोई भी ऐसा मसला है, कोई भी ऐसा मामला है, उन्हें लगता है कि ये किसी कमेटी को देना चाहिए, जांच के लिए देना चाहिए, बहुत सारी कमिटीज होती हैं। हाउस की अपनी कमिटीज भी होती हैं, ज्वाइंट कमिटीज भी होती हैं, 24 तो पार्लियामेंट्री जो स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं,
और कई तरह की ऐसी कमेटी सदन में होती हैं। कोई भी प्रोविजन, कोई भी मैटर वो किसी कमेटी को दे सकते हैं ताकि उसमें अच्छे से वो अपनी रिपोर्ट पेश करे, वो कमेटी उसकी पूरी फिजिबिलिटी स्टडी जो है वो करे और अपनी एक रिपोर्ट पेश करे। तो किसी भी जो कमेटी के पास जो है वो किसी कमेटी का गठन कर सकते हैं, एडहॉक भी हो सकती है, या जो परमानेंट कमेटीज होती हैं कोई मैटर उनके पास रेफर कर सकती है। नेक्स्ट, लिमिटेशंस कंपेयर टू लोकसभा स्पीकर। हालांकि वाइस प्रेसिडेंट जो है उनका रैंक बहुत बड़ा है, मतलब भारत के सेकंड सिटीजन वाइस प्रेसिडेंट को बोला जाता है। प्रेसिडेंट भारत के फर्स्ट सिटीजन है, वाइस प्रेसिडेंट सेकंड सिटीजन है। इसको बोलते हैं टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स। तो प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, इनकम्बेंट गवर्नर्स हो गए सारे राज्यों के, देन फॉर्मर प्रेसिडेंट हो गए भारत देश के, फिर डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हो गए। ऐसे ऐसे ही हायरार्की जो है वो भारत देश में चलती है। तो इस हायरार्की में, इस टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स में दूसरे नंबर पे आते हैं वाइस प्रेसिडेंट। तो देखो रैंक तो वाइस प्रेसिडेंट का बहुत ऊपर है, पर जब हम बात करते हैं उनकी कैपेसिटी, किसमें, एज एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, उस कैपेसिटी की जब हम बात करें तो उस केस में उनकी, जब हम स्पीकर से पावर कंपेयर करते हैं तो सदन के मामले में उनकी पावर कम हो जाती है। मतलब अपने अपने सदन में तो दोनों बराबर हैं, पर स्पीकर की पावर कुछ हद तक ज्यादा है, क्योंकि स्पीकर जो है वो लोकसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर है। तो मनी बिल की बात हो तो स्पीकर के पास ज्यादा पावर है। स्पीकर ही डिक्लेरेशन दे सकता है फॉर अ पर्टिकुलर बिल कि ये जो बिल है ये एक मनी बिल है। तो स्पीकर के पास ही ये अथॉरिटी है किसी भी बिल को मनी बिल डेजिग्नेट करने की। तो यहाँ पे ये अथॉरिटी चेयरपर्सन के पास नहीं है, राज्यसभा के चेयरपर्सन के पास नहीं है। या इन केस कभी ज्वाइंट सीटिंग होती है तो उस ज्वाइंट सीटिंग में भी स्पीकर प्रिसाइड करता है। स्पीकर नहीं है तो डिप्यूटी स्पीकर, वो भी नहीं है तो डिप्यूटी चेयरमैन। तो वाइस प्रेसिडेंट जो कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है वो ज्वाइंट सीटिंग में जाते ही नहीं है, बिकॉज ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ द हाउस। तो प्रिसाइड करना दूर की बात है, वो जाते ही नहीं है उस ज्वाइंट सीटिंग में। देन ये कुछ लिमिटेशन हमने देखी। इसके अलावा इन केस ऑफ प्रेसिडेंशियल वैकेंसी, तो ये मैंने आपको समझा दिया कि प्रेसिडेंट के केस में वैकेंसी आएगी, उसमें वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन के रूप में काम नहीं करेंगे, तब वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग प्रेसिडेंट रहेंगे, तब वो चेयरपर्सन के रूप में काम नहीं करते। हालांकि जब वो वाइस प्रेसिडेंट है तब वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन भी है, पर किसी इमरजेंसी में जब वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बने तो सिर्फ एक्टिंग प्रेसिडेंट रहेंगे, तब वो चेयरपर्सन की पोस्ट पे नहीं आएंगे, तब वो काम टेम्परेरी बेसिस पे डिप्यूटी चेयरमैन करते हैं राज्यसभा के। अब देखो इंडियन जो वाइस प्रेसिडेंट है और यूएस के वाइस प्रेसिडेंट है उनमें कंपैरिजन कर लेते हैं। ये कंपैरिजन मैं क्यों आपको बता रहा हूं, क्योंकि भारत में जो वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस है ये इंस्पायर किया गया है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। और ये आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में बहुत सारे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत सारे प्रोविजन जो है वो इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो यूएसए से लिया गया है। जैसे कि फंडामेंटल राइट हो गए, प्रियम्बल हो गया, ये भी यूएसए से ही इंस्पायर किए गए हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस भी यूएसए से इंस्पायर किया गया है, पर कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं। तो देखो, जैसे इंडिया में जो अपर हाउस है और जो राज्यसभा है उसके चेयरपर्सन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, उसी तरह अमेरिका का जो अपर हाउस है उसे सीनेट बोलते हैं। तो सीनेट के चेयरपर्सन भी उनके वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं। तो यहां तो दोनों सेम हो गए। वोटिंग पावर की बात करें तो यहां पे ओनली वोट इन केस ऑफ अ टाई इन राज्यसभा, जो अभी मैंने समझाया कि कास्टिंग वोट वो राज्यसभा में करते हैं, सेम उसी तरह अमेरिकन जो वाइस प्रेसिडेंट है ये कास्टिंग वोट करते हैं अपने वहां के अपर हाउस में, सीनेट में। देन सक्सेशन टू प्रेसिडेंट ड्यूरिंग वैकेंसी। अब यहां पे डिफरेंस है। देखो, यहां मैंने बताया कि अगर प्रेसिडेंट की सीट खाली हो जाए, वैकेंसी आ जाए, तो प्रेसिडेंट सिर्फ 6 महीने के लिए एक्टिंग प्रेसिडेंट रह सकते हैं वैकेंसी के केस में, सिर्फ 6 महीने के लिए। पर अमेरिका में क्या है, अगर अमेरिका में ऐसी वैकेंसी आ जाए तो उनका जो वहां पे जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो रिमाइंडर पीरियड के लिए वो प्रेसिडेंट बन जाता है। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल है, मान लो 1 साल के बाद ही राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई अमेरिका में, तो बचे हुए 3 साल के लिए उनका जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो यहां पे राष्ट्रपति बन जाएगा फॉर द रिमाइंडर पीरियड। वो रिमाइंडर पीरियड 3 साल हो, 3.5 साल हो, 1 महीना हो, कितना भी हो सकता है। पर इंडिया के केस में द मैक्सिमम पीरियड इज ओनली 6 मंथ्स। देन एग्जीक्यूटिव रोल, तो बहुत ज्यादा एग्जीक्यूटिव पावर नहीं दी गई है, सिर्फ सेरेमोनियल पावर है। आप देखेंगे राष्ट्रपति एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन तो है ही है, पर उपराष्ट्रपति जो है एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन तो है ही है, साथ में बहुत ज्यादा अलग पावर उनके पास नहीं है। वो कभी अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो एक्टिंग प्रेसिडेंट रहेंगे, अदरवाइज एक्स्ट्रा कोई ऐसी पावर्स होती नहीं है। कभी कोई फंक्शन हो, कोई बुक लॉन्च करनी हो, कहीं चीफ गेस्ट आना हो, तो वहां पे वाइस प्रेसिडेंट जाते हैं, तो वो सेरेमोनियल से फंक्शन उनके पास रहते हैं। हालांकि अमेरिका का जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक एग्जीक्यूटिव ब्रांच का एक मेंबर है, उनका जो मेन एग्जीक्यूटिव है उसके एक बहुत अहम किरदार है, और बहुत सारे एक्टिव रोल जो है, की डिसीजन जो है वो भी वाइस प्रेसिडेंट को वहां पे दिए जाते हैं। तो ये हुआ अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड यूएसए।
ये टेन्योर तो हमने पहले देख लिया था, अब ये समझ लेते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 1952 टू 2025। तो कुछ बेसिक फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो देखो, सर्वपल्ली राधाकृष्णन वो भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, और खास बात यह है कि भारत में दो ही ऐसे वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं जिन्होंने लगातार 2 बार वाइस प्रेसिडेंट के रूप में काम किया हो, मतलब 10 साल तक उन्होंने काम किया हो। तो पहले थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो लगभग 2 लगातार टेन्योर में इन्होंने काम किया, 10 साल तक इन्होंने काम किया। और ये पहले ऐसे उपराष्ट्रपति भी थे जो उपराष्ट्रपति रहने के बाद फिर राष्ट्रपति भी चुने गए थे। तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो जब राजेंद्र प्रसाद 10 साल तक प्रेसिडेंट थे, तब 10 साल तक सर्वपल्ली राधाकृष्णन वाइस प्रेसिडेंट थे। 10 सालों के बाद उन्होंने जब रिजाइन किया तो ये बन गए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो हालांकि इसके बाद और भी कई हुए, वीवी गिरी भी हुए, आर वेंकटा रमन भी हुए, जो कि वाइस प्रेसिडेंट के बाद प्रेसिडेंट बने हो। पर पहले ऐसे कोई व्यक्ति बताने हो जो वाइस प्रेसिडेंट के साथ साथ प्रेसिडेंट भी रहे, तो वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और पहले वो व्यक्ति जिन्होंने लगातार 2 बार वाइस प्रेसिडेंट के रूप में काम किया, 1952 से 57 भी और 57 से 62 भी। और ऐसे ही हमीद अंसारी भी थे, जिन्होंने बाद में 10 साल जो है वो अभी आगे आएंगे टेबल में, तो उन्होंने भी लगातार 2 बार 5-5 साल दो अपने कार्यकाल पूरे किए थे, 10 साल उन्होंने भी जो है वाइस प्रेसिडेंट के रूप में काम किया था। देन दूसरे जो वाइस प्रेसिडेंट है जाकिर हुसैन, ये भी बाद में भारत के प्रेसिडेंट बने थे, लेकिन जाकिर हुसैन भारत के ऐसे प्रेसिडेंट थे हु डाइड इन हार्नेस। पहले ऐसे प्रेसिडेंट, दो ही भारत में ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जिनकी अपने कार्यकाल में मृत्यु हुई हो। पहले जाकिर हुसैन और दूसरे फखरुद्दीन अली अहमद। दो ऐसे प्रेसिडेंट हैं भारत में हु डाइड इन हार्नेस। उसी तरह एक भारत में ऐसे वाइस प्रेसिडेंट हैं हु डाइड इन हार्नेस, जिनकी अपने कार्यकाल में मृत्यु हुई हो, वो है कृष्णकांत। अभी आगे आ जाएंगे टेबल में। तो दो राष्ट्रपति ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद, ये ऐसे दो राष्ट्रपति जिनकी अपने कार्यकाल में मृत्यु हुई। और जब जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई तो उनकी पोस्ट में एक्टिंग प्रेसिडेंट बने वीवी गिरी, और जब फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हुई, उसमें भी जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो उनकी पोस्ट में काम करने के लिए आए, 6 महीने के लिए आए। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर हम वाइस प्रेसिडेंट की बात करें, तो जो कृष्णकांत थे, उनकी अपने कार्यकाल में मृत्यु हुई थी। थोड़ा ही समय बचा था उनका टेन्योर खत्म होने के लिए, कुछ मंथ ही बचे थे, तब उनकी मृत्यु हो गई थी। तो नेक्स्ट आते हैं वीवी गिरी। तो वीवी गिरी जो है ये वाइस प्रेसिडेंट बने, लेकिन बाद में ये प्रेसिडेंट भी बने। तो फिर ऐसे बहुत केसेस हैं कि ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, बाद में आर वेंकटेरमन, तो जो पहले वाइस प्रेसिडेंट भी रहे, बाद में प्रेसिडेंट भी रहे। पर पहले ऐसे कौन होंगे, तो वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। देन जीएस पाठक, उसके बाद बीडी जट्टी, देन मोहम्मद हिदायतुल्ला, देन आर वेंकटेरमन, देन शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण, कृष्णकांत। तो कृष्णकांत जो है उनके बारे में मैंने आपको खास बताया कि ही डाइड इन हार्नेस, ऐसे अकेले उपराष्ट्रपति हु डाइड इन हार्नेस, अपने कार्यकाल में जिनकी मृत्यु हुई। देखो थोड़ा ही समय बचा था, कुछ ही दिन बचे थे उनका कार्यकाल खत्म होने के लिए, तो उनकी डेथ हो गई थी। और जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि जो भी उपराष्ट्रपति बनते हैं, चुनाव किसी को लड़ना हो तो इंडिपेंडेंट भी चुनाव लड़ सकते हैं या अनअपोज्ड भी होते हैं। अनअपोज्ड मतलब कि सारी पार्टीज एग्री कर जाएं कि हाँ हमने इस व्यक्ति को उपराष्ट्रपति बनाना है, तो चुनाव की आवश्यकता नहीं होती है, उसे बोलते हैं अनअपोज्ड। ठीक है, अनअपोज्ड, निर्विरोध जिसे हम कहते हैं कि बिना किसी का ऑपोजिशन ही नहीं है, अपने अपने कैंडिडेट किसी ने दिए, एक व्यक्ति है वो सीधे उपराष्ट्रपति बन गए, तो कोई उनका कॉम्पिटिटर नहीं था। ऐसे कैंडिडेट को बोलते हैं अनअपोज्ड कैंडिडेट्स। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अलग है। इंडिपेंडेंट तो फिर प्रॉपर फाइट करेगा कि बीजेपी ने अपने कैंडिडेट दिए हैं, कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट दिए हैं, एक व्यक्ति इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ रहा है, वो तो चुनाव वाला केस है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अलग होते हैं, पार्टी के कैंडिडेट अलग होते हैं। जैसे जयदीप धनखड़ जो वो बीजेपी के कैंडिडेट थे, या पहले श्रीमती मीरा कुमार थी तो वो कांग्रेस की कैंडिडेट थी, हालांकि वो बनी नहीं, मतलब वो हार गई थी, लेकिन कैंडिडेट तो थी। तो पार्टीज के अपने अपने कैंडिडेट्स हो सकते हैं, उसी तरह इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी हो सकते हैं। पर कई बार अगर सब एग्री कर जाएं तो कोई कैंडिडेट होता ही नहीं है, जो एक व्यक्ति हो उन्हीं को सीधा बना दिया जाता है। उन्हें बोलते हैं अनअपोज्ड कैंडिडेट। अनअपोज्ड जिनका किसी ने विरोध नहीं किया हो, ऐसे भारत में जो है कुछ उपराष्ट्रपति रहे हैं। जैसे सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो भी अनअपोज थे। उसके साथ ही जो है ये मोहम्मद हिदायतुल्ला, आप देख सकते हैं, ये भी अनअपोज थे। और उसके अलावा जो है ये शंकर दयाल शर्मा जो है ये भी अनअपोज्ड थे। तो 3 उपराष्ट्रपति ये अनअपोज्ड कैंडिडेट भारत में रहे हैं। और बीजेपी के कैंडिडेट मैंने आपको बता दिए, क्योंकि जयदीप धनखड़ जो थे अभी, ये भी बीजेपी के ही कैंडिडेट थे। तो बीजेपी के कैंडिडेट से क्वेश्चन बन सकता है। एक हो गए भैरों सिंह शेखावत, दूसरे हो गए वेंकैया नायडू जो 13th प्रेसिडेंट थे भारत के, और 14th हो गए जयदीप धनखड़। तो ये 3 कैंडिडेट ये बीजेपी के कैंडिडेट रहे हैं। देन
मोहम्मद हमीद अंसारी जो कि 2007 से 12 तक थे, फिर 12 से लेकर 17 तक थे, तो इन्होंने भी 10 साल तक जो है मतलब लगातार 2 बार वो वाइस प्रेसिडेंट रहे। तो दो ही ऐसे व्यक्ति, सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 से 62 और दूसरे मोहम्मद हमीद अंसारी, ये कांग्रेस के कैंडिडेट थे 2007 से 2012 तक एक बार और 2012 से 2017 तक दूसरी बार। देन वेंकैया नायडू जो 13th प्रेसिडेंट थे, बीजेपी के कैंडिडेट थे, 17 से 22 तक ये रहे। और जयदीप धनखड़ रहना 2027 तक था, लेकिन जो कि हमने समझा कि ड्यू टू हेल्थ कंसर्न्स उन्होंने तीसरे ही साल अपना इस्तीफा दे दिया है। तो ये हुआ अबाउट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 1952 टू 2025। और साथ में एक और टर्म मैं आपको समझा देता हूं। ये यूजुअली कई बार पूछ लिया जाता है कि हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, हु इज द सेकंड सिटीजन ऑफ इंडिया एंड हु इज द फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया एंड हु इज द फर्स्ट जेंटलमैन ऑफ इंडिया। तो इन चारों में अंतर समझ लीजिए। देखो, जो भी भारत का राष्ट्रपति होगा उन्हें बोला जाएगा फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, चाहे वो मेल होंगे चाहे फीमेल होंगे, इन्हें बोलेंगे फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। जैसे इस वक्त श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो वो भारत की फर्स्ट सिटीजन है, भारत की पहली नागरिक है, क्योंकि जो टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स है उसमें मैंने आपको बताया सबसे पहले प्रेसिडेंट है, फिर वाइस प्रेसिडेंट है, फिर प्राइम मिनिस्टर है, फिर जो अभी इनकम्बेंट गवर्नर्स हैं वो हैं, और 5वें नंबर पे फॉर्मर प्रेसिडेंट है। इस तरह ये हायरार्की चलती है। तो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसी तरह सेकंड सिटीजन ऑफ इंडिया होंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये तो दो क्लियर हो गए, फर्स्ट सिटीजन एंड सेकंड सिटीजन। वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो कोई भी हो सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया, तो नाम है फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया। तो अगर जो भारत के राष्ट्रपति मेल हैं, जैसे पहले श्री आर कोविंद जो है वो भारत के राष्ट्रपति थे, तो जब मिस्टर कोविंद भारत के राष्ट्रपति थे तो वो तो मेल थे, तो उनकी जो वाइफ होंगी उन्हें उसमें बोला जाता था फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया, फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया। तो जो भी राष्ट्रपति होंगे अगर वो मेल हैं, तो उनकी जो स्पाउस होंगी, उनकी जो वाइफ होंगी, उन्हें बोलेंगे फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया। ऑन दी कॉन्ट्रेरी, अगर कोई राष्ट्रपति महिला है, अगर फीमेल एक राष्ट्रपति हैं, उनके जो हस्बैंड होंगे उन्हें बोला जाएगा फर्स्ट जेंटलमैन ऑफ इंडिया। तो ये डिफरेंस रहता है इन फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट जेंटलमैन ऑफ इंडिया। तो डिपेंड करेगा प्रेसिडेंट कौन है, मेल है या फीमेल है। मेल प्रेसिडेंट है तो फिर उनकी वाइफ जो है फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया हो जाएंगी, फीमेल प्रेसिडेंट है तो उनके हस्बैंड जो है वो फर्स्ट जेंटलमैन ऑफ इंडिया हो जाएंगे। तो ये था बेसिक डिफरेंस इन टर्म्स में। नेक्स्ट पीवाईक्यू, जो पहले यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, डिस्कस द रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये मैं आपको पहले स्लाइड में बता चुका हूं कि उनके क्या क्या रोल हैं, वो क्या क्या काम कर सकते हैं। तो ये रोल है उनके। तो ये 2022 का क्वेश्चन था, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप कोशिश कर सकते हैं, इसको लिख के देख सकते हैं कि आपकी पकड़ कितनी है आंसर राइटिंग में। तो ये खत्म हुआ हमारा आज का टॉपिक, एंड इट वाज ऑल अबाउट द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।